शरणार्थियों की समस्या के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह से भारत विभाजन ने भारत में और पाकिस्तान में जनसंख्या के हस्तांतरण और विस्थापितों की समस्या को इतना बढ़ा दिया था और इतना उन्माद पैदा कर दिया था कि लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जनसंख्या के हस्तांतरण के साथ साथ एक जो बड़ी समस्या थी वह थी इन शरणार्थियों और विस्थापितों को राहत पहुंचाने की, तुरंत राहत मिले और उनका पुनर्वास कैसे हो। इसी बीच सांप्रदायिक समस्या ने शरणार्थियों की समस्या को और जटिल बना दिया। पाकिस्तान के लुटेरों, बलात्कारियों और हत्यारों से जान बचाकर पंजाब और दिल्ली में पहुंचे शरणार्थियों के किस्सों ने उत्तर भारत और दिल्ली में मुसलमानों के प्रति प्रतिशोध की नई और तीव्र भावना को जन्म दिया। दिल्ली में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर हमले हुए, उनकी दुकानों को लूट लिया गया और उन्हें घरों से निकालकर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को बसाया गया। चारों ओर भय तथा बदले की भावना लोगों के विवेक पर काबिज हो गई थी। ऐसी स्थिति में दिल्ली की भयावह हालात को देखते हुए गांधी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली लौट आए थे और उनके आगमन का असर भी दिखाई दिया। केंद्र सरकार और अन्य संबंधित प्रांतीय सरकारों ने लाखों शरणार्थियों को अन्न, आवास और कपड़े की सुविधाएं जुटाकर अपने जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास किया। धीरे धीरे शरणार्थियों में यह सोच व्यापक होती जा रही थी कि शिविरों पर जितना भारी व्यय सरकार कर रही है, यदि उन्हें नकद दे दिया जाता तो पुनर्वास की समस्या इतनी जटिल न होती। विभिन्न समितियां एवं हलकों से भी इसी प्रकार के सुझाव लगातार प्राप्त हो रहे थे। अतः सरकार ने धीरे धीरे राहत शिविरों का समापन शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में सक्षम लोग बेकार बैठकर राहत शिविरों में देश के संसाधनों को बहा रहे थे। विभाजन के दौर में उत्पन्न सांप्रदायिक नरसंहार से बचने के लिए भाग कर आए गैर मुसलमानों के विषय में सरकार का मानना था कि खून खराबा रुकने और कानून व्यवस्था बहाल होने के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो एक बार हिंदुस्तान आ गया वह हिंदुस्तान में ही रहा। पंजाब के हिस्से में संयुक्त पंजाब की जनसंख्या का 44% आया था, जबकि जमीन का केवल 38% भाग ही प्राप्त हुआ था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनकी वजह से पुनर्वास कोई आसान काम नहीं था। फिर भी सरकार ने हार नहीं मानी और लगातार हर संभव तरीके से यह कोशिश की कि विस्थापितों को हिंदुस्तान में न केवल स्थापित किया जाए, बल्कि उनकी रोटी, कपड़े और मकान की उचित व्यवस्था की जाए। विस्थापितों द्वारा किए गए दावों के अनुरूप मुआवजे का पूर्ण भुगतान किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि गैर मुस्लिम विस्थापितों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति की तुलना में भारत में मुसलमानों ने जो संपत्ति छोड़ी थी वह बहुत कम थी और इस अंतर को किसी भी तरह से पाटा नहीं जा सकता था। इसलिए सरकार ने दो तरीके अपनाए। एक श्रेणीबद्ध कटौती का तरीका था, जिसमें जो छोटे दावेदार थे उन्हें ज़्यादा प्रतिशत में मुआवजा दिया गया और बड़े दावेदारों को कम प्रतिशत में राशि मिली। विस्थापितों द्वारा पीछे छोड़ी गई भूमि और पंजाब में उपलब्ध भूमि में भी मात्रा तथा गुणात्मकता के आधार पर बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए पुनर्वास की समस्या कोई आसानी से हल होने वाली नहीं थी। फिर भी सरकार ने हरिजनों और महिला वर्ग के शरणार्थियों के पुनर्वास का विशेष ध्यान रखा। विस्थापन के दौरान विधवा या अनाथ हुई महिलाएं विभाजन की सर्वाधिक दयनीय शिकार थीं। इनमें से बहुसंख्यक महिलाएं अशिक्षित थीं और वंशानुगत व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उन्हें प्राप्त नहीं था।
उनके लिए सरकार ने अलग आश्रम खोले। इन महिलाओं की संख्या लगभग हजारों में थी। केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट स्मारक, अखिल भारतीय बालक बचाओ समिति, सिंधी महिला एवं बाल ट्रस्ट, रामकृष्ण मिशन आदि स्वयंसेवी संस्थाओं ने कई महिला गृहों का संचालन किया। राहत और पुनर्वास का एक प्रमुख मसला खाद्यान्न पूर्ति का भी था। भारी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति सरकार ने की, उसके लिए तत्काल आयात की नीति भी अपनाई गई थी, किंतु वित्तीय और दीर्घकालीन दृष्टि से खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि आवश्यक थी। केंद्र तथा पंजाब सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रो मोर फूड योजना को लागू किया, जो आगे चलकर बहुत सफल हुई और हरित क्रांति का भी आधार बनी। केवल पंजाब और केंद्र सरकार ने ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों ने भी विस्थापितों की समस्या के समाधान में सरकारों की पूरी मदद की। इसके अलावा एक बड़ी समस्या जो थी जनसंख्या के हस्तांतरण और पुनर्वास की, वह बंगाल की थी। पंजाब की तरह ही बंगाल का भी विभाजन हुआ था और सांप्रदायिक दंगों का कहर बंगाल के ऊपर भी पड़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ उतना नरसंहार और उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि पंजाब में हुआ था। गांधी भी उसकी एक वजह थे। सांप्रदायिकता, विभाजन और विस्थापन के बावजूद गांधी ने जिस तरह से वहाँ जाकर पैदल घूमकर वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ स्थितियों को संभाला, उसकी वजह से बंगाल में विभत्स रूप सांप्रदायिकता का इतना कठोर दिखाई नहीं दिया। एक बात और थी जिसने बंगाल पर अच्छा असर डाला, वह यह था कि वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल टक्कर के नेतृत्व में बंगाल में दंगों के दमन में सेना ने बहुत तत्परता और कठोरता से काम किया। इस प्रकार पंजाब से भी अधिक सांप्रदायिकता ग्रस्त होने के बावजूद गांधी और वहाँ के अधिकारियों की दृढ़ता, दूरदर्शिता के कारण बंगाल को पाशविकता से बचा लिया गया। लेकिन विस्थापितों की समस्या का समाधान हो गया, धीरे धीरे वे सेटल भी हो गए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शरणार्थियों की समस्या से विभाजन के भी भारत में सांप्रदायिकता को पोषण मिला। पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों के भुक्तभोगी दिल्ली तथा पंजाब के शरणार्थियों की भारत से मुसलमानों को निकालने वाले सांप्रदायिक तत्वों से सहानुभूति होना स्वाभाविक था। इसके अलावा भूमि आवंटन और पुनर्वास में हुई देरी, सरकारी कार्यालयों में फैले हुए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के कारण शरणार्थियों में जो असंतोष पनप रहा था, उसका फायदा सांप्रदायिक ताकतों ने उठाया और इन शरणार्थियों के दिमाग में सांप्रदायिकता की भावना फैलाने में इसका उपयोग किया। इस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से जो एक बड़ी समस्या जनसंख्या के स्थानांतरण की पैदा हुई थी, उसका हल करने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह विभाजन और विभाजन से पैदा होने वाली समस्याएं शरणार्थियों की एक ही नहीं कई पीढ़ी पर असर डालती रही हैं और इनका जो खामियाजा भुगतना पड़ा, वह खामियाजा महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, सबको भुगतना पड़ा। इसलिए विभाजन की त्रासदी हमारे इतिहास पर एक बड़ा धब्बा है, जिसे भूलना और भूलकर आगे बढ़ना ही एक नियति हो सकती है।